So this is शिवम कुमार झा। वेलकम टू आवर चैनल शिवाय कॉमर्स क्लासेस। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है अनपेड सेलर, उसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है जो अनपेड सेलर होता क्या है, उसका क्या क्या राइट्स है, वो हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी डाल के रखा है, जिसमें हम राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर के बारे में जानेंगे। जो राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या होता है और राइट अगेंस्ट द बायर, मतलब राइट अगेंस्ट द गुड्स व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, व्हेन ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, राइट अगेंस्ट द बायर इन केस ऑफ राइट टू शो फॉर प्राइस, राइट टू शो फॉर डैमेज, राइट टू शो फॉर इंटरेस्ट, राइट ऑफ लियन क्या होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, राइट टू रीसेल क्या होता है, वो पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो आपको अगर नोट्स का जरूरत हो तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिवाय कॉमर्स क्लासेस। उसमें आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा हमारे चैनल का, जो जो वीडियो हम डालेंगे उसका। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो होने वाला है अपना अनपेड सेलर के ऊपर। अनपेड सेलर, सबसे पहले जानते हैं सेलर होता क्या है। सेलर वो होता है द पर्सन हु सेल्स द गुड्स, मतलब अगर ये पर्सन है मिस्टर एक्स और ये पर्सन है मिस्टर वाई, ठीक है, इन्होंने 100 रुपीज़ दिया और इन्होंने गुड्स मिस्टर वाई को सेल किया, तो मिस्टर एक्स हो गया सेलर और मिस्टर वाई हो गया बायर, ठीक है। तो ये जो सेलर है, मतलब सेलर कौन हुआ, द पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू द पर्सन हु सेल्स द गुड्स, तो किसको बेचेगा, बायर को, द पर्सन हु बाइज द गुड्स, ठीक है। अब बात करते हैं अनपेड सेलर क्या होता है। अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर हम उस पर्सन को मानेंगे जो पर्सन को, मतलब जो सेलर को पेमेंट नहीं मिला होगा, किससे, बायर से। ऑब्वियस सा बात है, वो बायर को सेल करा है तो बायर से जब उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो बन जाएगा अनपेड सेलर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन से पढ़ते हैं। अनपेड सेलर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेक्शन 45 में कवर है, सेक्शन 45, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन से हम बात करते हैं। इसका दो कैटेगरीज है। इफ़ पेमेंट इज मेड बाय ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट वन इज जब पेमेंट, इफ पेमेंट इज मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तब कौन सा केस होगा। और सेकेंड वन इज इफ पेमेंट इज नॉट मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है दोस्तों। तो पहला टॉपिक बात करते हैं, इफ़ पेमेंट इज मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में सेलर अनपेड सेलर कब होगा, द सेलर इज एन अनपेड सेलर इफ द प्राइस इज पेड बाय वे ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी एक सेपरेट डिस्कशन है जो अपने नेगोशिएबल एनआई एक्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका हम इसमें ब्रीफ में बताता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, चेक, बैंक से जो सिस्टम होता है चेक से पेमेंट, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है। अब बोल रहा है इफ़ पेमेंट इज मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बोलने का मतलब है, मतलब जब बायर सेलर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देगा, अगर मान के चलो सेलर ने बायर को सेल किया और बायर ने उसे चेक थमा दिया, लेकिन चेक उसको मिल गया पर वो बैंक में गया, चेक बाउंस हो गया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो इस केस में क्या होगा, वो अनपेड सेलर हो जाएगा, ठीक है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका कंडीशन क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट डिसऑनर्ड, इस केस में हो जाएगा वो सेलर अनपेड सेलर। सेकेंड वन इज इफ पेमेंट इज नॉट मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नॉट मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से नहीं है तो हो सकता है वो कैश हो या तो क्रेडिट हो, तो ऐसा भी केस हो सकता है। इसमें क्या होगा, इफ़ द प्राइस हैज़ फेलन ड्यू बट इज नॉट पेड इन फुल बाय द बायर, द सेलर इज एन अनपेड सेलर। मतलब देखिए, इफ प्राइस इज फेलन ड्यू but is not
paid full by the buyer, the seller becomes unpaid seller. ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, दो केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये मिस्टर एक्स है जो अपना सेलर है, एस आर फॉर सेलर, और ये मिस्टर वाई है बायर, बी आर फॉर बायर। ठीक है, सेलर ने फर्स्ट केस में क्या हुआ, इसने गुड्स सेल किए और बायर ने क्या किया, इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान के चलो चेक दे दिया। ठीक है, लेकिन चेक गेट डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। तो इस केस में क्या होगा, मिस्टर एक्स बिकम्स अनपेड सेलर। ठीक है, सेकेंड केस रखते हैं। देखिए, इसी केस में अगर मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ये सेलर है हमारा और ये बायर है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसे तो गुड्स सेल कर दिया और इसके बदले में मिस्टर वाई ने, देखिए गुड्स का दाम था 1 लाख रुपीज़, लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं 1 लाख प्राइस, पर इन्होंने सिर्फ 70,000 पे किया। मतलब बायर ने सेलर को सिर्फ 70,000 पे किया, मतलब 30,000 जो बचा रिमेनिंग अमाउंट उसके लिए, मतलब देखिए 1 लाख का गुड्स को अगर 70,000 मिलता है तो 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब पेंडिंग अमाउंट। इसमें केस में क्या बोले थे, इफ प्राइस इज फेल एंड ड्यू बट इज नॉट पेड फुल बाय द बायर, द सेलर बिकम्स अनपेड सेलर। तो इस केस में मिस्टर एक्स बिकम्स अनपेड सेलर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अनपेड सेलर का मतलब समझ में आ गया होगा, जो अनपेड सेलर होता क्या है बेसिकली। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अब ये अनपेड सेलर अपना राइट्स कैसे, मतलब वो गुड्स को और अपने बायर के ऊपर क्या क्या राइट्स हो सकता है, ठीक है, वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा, वो सब सारा चीज़। ठीक है, देखिए दोस्तों, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। ठीक है, बेसिकली राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर दो तरह का है। फर्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट the goods. Second one is right against the buyer, against the buyer. ठीक है, पहला बात करते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स। इसका भी दो सिनेरियो है। व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप is transferred and ownership is not transferred, ownership is not transferred। ठीक है, राइट अगेंस्ट द बायर के केस में क्या क्या है, राइट टू sue for price, for interest and for damage। ठीक है, तो ये सारे राइट्स है, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या क्या है, व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, व्हेन ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। तो ओनरशिप जब ट्रांसफर्ड हो जाएगा तो इस वाले केस में क्या क्या राइट्स है अवेलेबल है अनपेड सेलर के पास, राइट ऑफ लियन, right of stoppage of goods in transit, stoppage of goods in transit
एंड थर्ड वन इज राइट टू रीसेल, ठीक है। और ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, राइट टू विथहोल्ड गुड्स, राइट टू विथहोल्ड गुड्स, ठीक है। ये सारा हम लाइन से सारा अपना डिस्कशन करते हैं। जो राइट ऑफ लियन क्या होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, राइट टू रीसेल क्या होता है, और अपना ओनरशिप जब ट्रांसफर नहीं होगा तब अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होगा, और राइट अगेंस्ट द बायर क्या क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों हम पहला राइट डिस्कस करते हैं, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स व्हेन ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड के केस में। पहला राइट है राइट ऑफ लियन। लियन का बेसिकली कीवर्ड अगर देखा जाए तो रीटेन होता है, मतलब रीटेन द पोजीशन। सबसे पहले समझते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब था ओनरशिप ऑफ गुड्स, मतलब हम जब राइट ऑफ लियन का बात करते हैं, जब अनपेड सेलर को पैसा नहीं मिलता है किससे, बायर से, तब जब ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो गया होता है, मतलब पोजीशन ट्रांसफर्ड हो गया होता है ओनरशिप किसको, बायर को, तो वो क्या कर सकता है, पहला राइट है अवेलेबल है अनपेड सेलर के पास, राइट ऑफ लियन, मतलब गुड्स को वो रोक सकता है। राइट टू कीप रीटेन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन अंटिल अ डेट ओड बाय द पर्सन इज डिस्चार्ज। मतलब इसमें बोलना चाह रहा है राइट टू कीप रीटेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, मतलब बायर को वो प्रॉपर्टी जो सेलर का था वो उसको ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन वो पैसा नहीं दिया है, अनटिल अ डेट ओड बाय दैट पर्सन, मतलब वो अभी तक डेट का मतलब होता है उसका मनी, अभी तक मनी रिपेबल नहीं हुआ है, ओड बाय दैट पर्सन इज डिस्चार्ज, तो वो उसको रिटेन कर सकता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स को वो वापस से अपने पास ले सकता है। कौन, अनपेड सेलर के पास, वो उसके पास राइट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लियन क्या क्या है, 3 कंडीशन होता है। एक होता है वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब दैट इज़ ऑन कैश सेल। मान के चलो वो कैश सेल वाला एग्जांपल था ना, 1 लाख में 1 लाख पेमेंट करना था लेकिन वो बायर सिर्फ 70,000 पेमेंट किया, तो उस केस में जो रिमेनिंग 30,000 था उस केस में क्या हुआ, वो अनपेड सेलर हो गया और वो बाकी सारा गुड्स को रख सकता था, राइट ऑफ लियन उसके पास अवेलेबल था। सेकेंड है वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज़ एक्सपायर्ड। मान के चलो ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये अपना बायर है, ये अपना सेलर है, ठीक है। इसने गुड्स दिया, सेलर ने गुड्स सेल किया किसको, बायर को, और बायर ने क्रेडिट पीरियड, मतलब देखिए ऑन क्रेडिट गुड्स परचेस किया फॉर 1 मंथ, ठीक है। बट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद जब सेलर बायर के पास पहुंचा पेमेंट लेने के लिए तो बायर मना कर दिया, तो इस केस में क्या हो गया, सेलर बिकम्स अनपेड सेलर, सेलर बिकम्स अनपेड सेलर, ठीक है। तो यही वाला केस है। थर्ड केस है वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन हैज एसेट्स लेस देन लायबिलिटीज, मतलब उसका जो लायबिलिटीज का कहने का मतलब होता है उसका जो कर्ज है, ठीक है, और ये संपत्ति कम हो जाता है कर्ज से, मतलब कर्ज बढ़ जाता है किससे, संपत्ति से, तो वो पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस था। अब टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लियन समझते हैं। टर्मिनेशन मतलब राइट ऑफ लियन अनपेड सेलर से कब छीन जाएगा, कब वो ये राइट को अपने मतलब राइट ऑफ लियन वो नहीं कर पाएगा, टर्मिनेशन ऑफ लियन, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ लियन। तो कौन कौन सा केस है, फर्स्ट केस बाय, मेरे साथ साथ लिखते भी चलिएगा, ये आपका नोट्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव काम आएगा और एग्ज़ाम टाइम में यही नोट्स ही काम आने वाला है। बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब होता है जो गुड्स जो ट्रक पे जा रहा है, सामान जा रहा है, ठीक है। मतलब देखिए टर्मिनेशन ऑफ लियन, अगर वो गुड्स ट्रक में चला गया तो उसको हम वापस नहीं कर सकते, तो वो उस राइट को राइट ऑफ लियन में नहीं आएगा, वो राइट ऑफ गुड्स स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में समझेंगे, जो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में उसका जब बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर में होगा तब उसका राइट ऑफ लियन छिन जाएगा, लॉस ऑफ लियन हो जाएगा।
ठीक है, तो पहला राइट क्या था, टर्मिनेशन ऑफ लेन क्या हो गया, बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर। सेकेंड वन इज बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर। ठीक है, बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर मतलब अगर मान के चलो बायर के पास गुड्स पहुंच ही गया, जब हम सेलर, ये सेलर है और बायर को गुड्स पहुंचा ही दिया, मतलब देखिए अभी तक जब तक वो गुड्स सेलर के गोडाउन में पड़ा हुआ है तब वो सेलर ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, राइट ऑफ लियन का। लेकिन जब सेलर बायर के पास पहला बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर मतलब ट्रक या कुछ ट्रांसपोर्टेशन से वो बायर के पास उसके पास पहुंचा दिया, और बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, तब वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, अनपेड सेलर। ठीक है, थर्ड वन इज बाय वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है, छोड़ना, खुद का राइट को छोड़ना। अगर सेलर, अनपेड सेलर खुद बोलेगा तो ठीक है पैसा नहीं दिया, वो बाद में कुछ सेटलमेंट कर ले या कुछ उसका जान पहचान को हो, वो कुछ भी रीज़न से वो खुद अपना राइट को, राइट ऑफ लियन को छोड़ दे, तो उस केस में बोलता है बाय वेवर। ठीक है, फोर्थ वन इज बाय पेमेंट ऑफ प्राइस। जाहिर सा बात है अनपेड सेलर तब तक अनपेड सेलर रहेगा जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, जब ही उसको बायर पेमेंट कर देगा तो वो अनपेड सेलर नहीं होगा। ठीक है, बाय पेमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम बायर। ठीक है, जब बायर उसको पूरा पेमेंट कर दे अनपेड सेलर को तो वो सेलर ही नहीं, अनपेड सेलर ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में उसका टर्मिनेशन ऑफ लियन मतलब लियन इज लॉस्ट, वो लियन को, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये 4 केस था जब टर्मिनेशन ऑफ लियन हो सकता है, और अपने कंडीशन पढ़े थे राइट ऑफ लियन कब कब हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट राइट था, राइट ऑफ लियन इन केस ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स व्हेन ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। दोस्तों सेकेंड राइट हम पढ़ते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर मतलब जब सेलर बायर को गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए, मान के चलो ये सेलर है अपना, ये बायर है, ये इसको गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया बाय ट्रक। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, ट्रांजिट। इस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रांजिट। ठीक है, और देखिए दोस्तों मीनिंग ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, द पीरियड स्टार्टिंग विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर एंड एंडिंग विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द कैरियर टू द बायर। मतलब वो जब पीरियड, मान के चलो आज 31 अगस्त है 2020 से, और 1 सितंबर 2020 को बायर के पास गुड्स पहुंचेगा बाय ट्रक। ठीक है, ये यहाँ पे कोलकाता है, सेलर कोलकाता में रहता है और बायर कहाँ पे रहता है, दुर्गापुर। ठीक है, किसी कारण वो एक दिन लग गया, तो ये जो पीरियड है ना फ्रॉम 31 अगस्त 2020 टू 1 सितंबर 2020, इस पीरियड को बोलते हैं हम गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट का डेफिनेशन क्या होता है, द पीरियड स्टार्टिंग विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। कैरियर का मतलब क्या हुआ, बाय ट्रक या बाय ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, एंड एंडिंग विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द कैरियर टू द बायर। इस चीज़ को हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा जो ट्रांजिट क्या होता है और गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है। अपने लास्ट में समझते हैं अब मीनिंग ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। राइट्स क्या था, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट था ना, तो ये जो राइट है मतलब स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है, जो जब मान के चलो अनपेड सेलर कब होता है, अभी तक तो वो ट्रक में माल और सामान गुड्स को दे रहा था बायर के पास, लेकिन बाद में उसको रास्ते में ही पता चलता है, जो बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट मतलब बायर से पैसा हमको रिकवर नहीं होगा तो उसको गुड्स पहुंचाएगा ही नहीं, वो बीच में मतलब बीच रास्ते में ही। मीनिंग ऑफ गुड्स इन, देखो स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट
का मतलब क्या हुआ, वो जो पीरियड था फ्रॉम 31 अगस्त 2020 टू 1 सितंबर 2020, इसी बीच मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड सेलर को पता चल जाता है जो बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो वो स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रक वाले को फ़ोन कर देगा और बोल देगा गुड्स को वापस ले आओ, किसके गोडाउन पे, सेलर के गोडाउन पे। तो यही चीज़ है स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। अब इसका कंडीशन क्या क्या होगा, द बायर हैज़ नॉट पेड द प्राइस ऑफ गुड्स, बायर पैसा नहीं दिया हो। सेकेंड इज द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, कोर्स ऑफ ट्रांजिट मतलब वो अभी रास्ते में ही है, फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर्स गो डाउन टू बायर्स गो डाउन। एंड थर्ड वन इज द बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। इसका याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछता है। इंसॉल्वेंसी इज द ओनली रीजन फॉर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इंसॉल्वेंसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन अ पर्सन एसेट्स इज लेसर देन लायबिलिटी इज कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इज द ओनली रीजन फॉर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जब सेलर को पता चल जाए जो बायर से हमको पैसा रिकवर होने वाला नहीं है तो वो गुड्स को वापस बुला लेगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस फॉर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अपने को समझ में आ गया। जो कब कब हम तीनों चीज़ मतलब पहला केस क्या होगा, इंसॉल्वेंसी इज द ओनली रीजन फॉर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जब बायर से पैसा नहीं मिलने का पता चल जाएगा हमको, जो बायर इंसॉल्वेंट हो गया है उससे पैसा नहीं मिलेगा तो हम उसको गुड्स को वापस बुला लेंगे, ठीक है दोस्तों। राइट ऑफ रीसेल, थर्ड राइट इन केस ऑफ अनपेड सेलर व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इज राइट ऑफ रीसेल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है, राइट ऑफ रीसेल। ये राइट ऑफ रीसेल तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अनपेड सेलर तभी परफॉर्म कर सकता है जब दो केस फर्स्ट टू राइट्स आर परफॉर्म्ड, मतलब राइट ऑफ लियन कर चुका है, मतलब गुड्स को अपने पास बुला लिया है, या राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स अब उसके पास बेसिकली अनपेड सेलर के पास है, ठीक है। तब वो राइट ऑफ रीसेल कर सकता है, मतलब वो गुड्स को किसी और को बेच देगा, ठीक है। तो ये इसका कंडीशंस क्या क्या होगा, कंडीशंस फॉर राइट ऑफ रीसेल, द सेलर हैज़ एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब वो बाकी दो राइट को एक्सरसाइज कर चुका है। कौन कौन सा, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। सेकेंड वन इज द बायर फेल्स टू पे द प्राइस विद इन ए रीजनेबल टाइम, मतलब बायर रीजनेबल टाइम मतलब जो पीरियड था, क्रेडिट पीरियड, अगर क्रेडिट में परचेस किया तो उस क्रेडिट पीरियड में नहीं दिया पेमेंट, अगर वो फेल कर जाता है पेमेंट देने से तो उस केस में क्या होगा, अनपेड सेलर शुड रीसेल द गुड्स टू अनदर बायर, ठीक है। थर्ड वन इज द सेलर हैज़ गिवन अ नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनपेड सेलर को नोटिस देना पड़ेगा, किसको, बायर को, वैसे ही रीसेल नहीं कर सकता। द सेलर हैज़ गिवन अ नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, हाउएवर नोटिस बाय द सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द गुड्स आर पेरिशेबल। मतलब बोलने का मतलब है ये जो अनपेड सेलर है, ठीक है, अनपेड सेलर बायर को नोटिस देगा, क्या देगा, नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन, उसको बताएगा जो हम मेरे को टाइम पे पेमेंट नहीं किया है और मैं तेरे को मैं गुड्स को रीसेल कर रहा हूँ किसी और बायर को, ठीक है। तो नोटिस शुड गिवन फ्रॉम अनपेड सेलर टू बायर, और बायर एक्सेप्टेंस बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास पेमेंट नहीं था, आप रीसेल उसको कर सकते हो। लेकिन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के केस में नोटिस देना भी रिक्वायर्ड नहीं है। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, जो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल फॉर गुड्स में हो गया आपका ब्रेड हो गया, अगर ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कुछ सेलर, या मिल्क हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या वेजिटेबल्स। तो ये केस में क्या होगा, अगर इतना दिन तक नोटिस का वेट करेंगे तो गुड्स वैसे भी बेकार हो जाएगा, इसलिए उसको सेल कर देगा, रीसेल कर देगा अनपेड सेलर, और फिर बाद में नोटिस या इन्फॉर्म करेगा बायर को जो तू पैसा नहीं दिया था हम तेरा गुड्स को रीसेल कर देगा, ठीक है। तो ये सारा राइट था, राइट ऑफ रीसेल का। अब कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेके समझते हैं राइट ऑफ रीसेल अनपेड सेलर कैसे कैसे परफॉर्म करता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो समझ में आ गया, जो अनपेड सेलर को जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो रीसेल कर देगा नोटिस देने के बाद बायर को, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो रीसेल करते वक्त अनपेड सेलर को प्रॉफिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है, बाय रीसेल ऑफ गुड्स। रीसेल करते वक्त अनपेड सेलर को
प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट होगा तो क्या वो बायर को देगा? नहीं। प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा इनकम अर्न होगा किससे? रीसेल करने से, तो अनपेड सेलर के पॉकेट में जाएगा। और अगर लॉस होता है तो जितना लॉस होगा, जितना होना चाहिए था वो बायर को बेचने से, उससे कम में अगर रीसेल करते वक्त मिलता है तो वो बायर से रिकवर होगा। ठीक है, शू करके। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, ये अपना सेलर है, ये अपना बायर है। इन्होंने गुड सोल्ड किया, इन्होंने 1 लाख रुपीज़ का था पेमेंट ड्यू। तो पेमेंट ड्यू है मतलब एक्स बिकम्स अनपेड सेलर, एक्स बिकम्स अनपेड सेलर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक्स ने क्या किया, रीसेल कर दिया। किसको रीसेल कर दिया? जेड को, न्यू बायर। ठीक है, न्यू बायर को रीसेल कर दिया। तो ये पहला सिनेरियो में हम पकड़ते हैं, 1 लाख का गुड्स था। ठीक है, 1 लाख का गुड्स था और इसने क्या किया, 75,000 में रीसेल किया, मतलब वो 75,000 में ही न्यू बायर ने परचेस किया। तो ये जो रिमेनिंग 25,000 है ये लॉस हो गया, 25,000 का लॉस। ये बियर कौन करेगा? बायर। वो जो ओल्ड बायर था उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है, कौन? अनपेड सेलर। ठीक है, वाई से रिकवर करेगा एक्स, 25,000 का लॉस। अगर मान के चलो इसी केस में न्यू बायर जो मिस्टर जेड है वो 1,25,000 में गुड्स को परचेस करेगा। ठीक है, गुड्स का वैल्यू था 1 लाख, और इस केस में सेकंड केस में क्या होता है, 1,25,000 में गुड्स को परचेस करता है। तो इस केस में 25,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट बायर को नहीं बांटेगा, वो खुद रखेगा। कौन रखेगा? एक्स, हु इज़ अनपेड सेलर। ठीक है, तो इससे ये चीज़ समझ में आ गया होगा, द बायर शैल हैव नो राइट ओवर सरप्लस ड्यूरिंग रीसेल, बट द बायर शुड रीपे द लॉस अर्नड बाय द लॉस कवर्ड बाय अनपेड सेलर। अगर लॉस होता है तो बायर उसको रिपेट करेगा, और अगर प्रॉफिट होता है द बायर शैल हैव नो राइट ओवर सरप्लस ड्यूरिंग रीसेल ऑफ गुड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों राइट्स समझ में आ गया होगा। राइट ऑफ रीसेल क्या होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, और राइट ऑफ लियन क्या होता है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स व्हेन ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों राइट हमने पढ़ लिया, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल। अब बाकी है ओनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। वो तो केस था ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड के केस में। अब ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, राइट टू विथ होल्ड गुड्स। विथ होल्ड गुड्स का मतलब जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ होगा बायर के पास, तो वो अनपेड सेलर क्या करेगा, वो गुड्स को अपने पास ही रख लेगा। तो राइट टू विथ होल्ड गुड्स, तो उसके पास बाकी सारा राइट्स क्या क्या अवेलेबल होगा, वो सारा तीनों राइट जो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड के केस में था। मतलब देखिए, गुड्स अगर सेलर के गोडाउन में ही पड़ा हुआ है और बायर से पता चल गया जो वो पैसा नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, उसको या तो लियन करे, वो अपना गोडाउन में ही रखे, या स्टॉपेज ऑफ मतलब या रीसेल कर दे, उसको रीसेल कर दे, उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो रिकवर कर ले, वो सारा राइट्स। तो राइट टू विथ होल्ड गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अपना सेकेंड केस बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द बायर मतलब बायर के अगेंस्ट में अनपेड सेलर का क्या क्या राइट है। फर्स्ट वन इज राइट टू श्यू फॉर प्राइस, सेकेंड वन इज राइट टू श्यू फॉर इंटरेस्ट, एंड राइट टू श्यू फॉर डैमेज। सबसे पहले समझते हो राइट टू श्यू फॉर प्राइस क्या है। मान के चलो प्राइस का मतलब है अगर 75,000 का गुड्स था और 1 लाख, अगर 75,000 में गुड्स मिस्टर एक्स, जो मान के चलो इस केस में एक्स जो है सेलर वाई को 75,000 का पेमेंट करना था, लेकिन बायर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी भी रीज़न से वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके पास क्या है, राइट टू श्यू फॉर प्राइस। मतलब जितना भी प्राइस उसका कॉस्ट लगा है ना, कॉस्ट लगा है वो किससे रिकवर कर सकता है, बायर से। ठीक है, राइट टू श्यू फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है जब राइट टू श्यू फॉर प्राइस होगा, प्राइस के केस में जितना वो प्राइस लगाया होगा, जितना अनपेड सेलर उस गुड्स को बनाने में कॉस्ट लगाया होगा, उसका जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा इतने दिन तक, जितने पीरियड तक वो बायर बोला जो हम नहीं देंगे पेमेंट, उस टर्म ऑफ पीरियड तक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किसको, अनपेड सेलर को। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कंडीशन क्या होना चाहिए, राइट टू श्यू फॉर प्राइस, मतलब प्राइस होना जरूरी है इन केस ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड वन इज राइट टू श्यू फॉर बायर फॉर डैमेज। डैमेज का मतलब होता है मान के चलो कुछ गुड्स बनाने में अनपेड सेलर को कुछ नुकसान हो जाता है, तो उस केस में डैमेज क्लेम कहाँ से होगा, बायर से होगा। कौन लेगा, अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये अपना सारा था राइट ऑफ एन अनपेड सेलर क्रश था, जिसमें पूरा राइट अगेंस्ट द गुड्स, जिसमें हम पढ़े थे सबसे पहले अनपेड सेलर क्या होता है,
सेक्शन 45 में कवर है। सेलर बायर जब सेलर को पेमेंट नहीं मिलता है तो वो बन जाता है अनपेड सेलर। दो केस में होता है, इफ पेमेंट इज मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स गेट्स डिसऑनर्ड। सेकंड वन इज पेमेंट इज मेड बाय नेगोशिएबल विदाउट मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस जितना होता है उससे कम अगर मिलता है पेमेंट बायर से तो उस केस में सेलर हो जाता है अनपेड सेलर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। क्या क्या राइट है, दो राइट होता है, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स में व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल। एंड सेकंड वन इज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, राइट टू विथहोल्ड गुड्स। एंड सेकंड केस इज राइट अगेंस्ट द बायर, राइट टू शू फॉर प्राइस, राइट टू शू फॉर इंटरेस्ट, राइट टू शू फॉर डैमेज। ये इतना पूरा अपना कंप्लीट होल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन है अनपेड सेलर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, और आगे और भी बहुत सारा वीडियो इस टॉपिक पे भी मैं बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हमने पढ़ा था आज अनपेड सेलर टॉपिक। थैंक यू दोस्तों।